नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात ये कि क्या महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद जो 4 बजे बैठक होनी है उसमें लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है वो सिफारिश कर सकती है कि उनकी सदस्यता को वापस ले लिया जाए। इस पर करेंगे बात। और इसके बाद आज की सबसे बड़ी खास चर्चा जो होनी है वो ये कि जाति और जनसंख्या, ये 2 चीजें जो हैं इसकी बड़ी चर्चा है बिहार में। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके दुष्चक्र में फंस गए हैं, क्योंकि ऐसे बयान उन्होंने दिए हैं कि चौतरफा उनकी निंदा हो रही है, भर्त्सना हो रही है। और इसके बाद ये कि दिल्ली एनसीआर तो गैस चैंबर बनी हुई है, और पंजाब में उधर धू धू करके पराली जल रही है। और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद पंजाब की सरकार थोड़ी बहुत जगती हुई नजर आ रही है, लेकिन पता नहीं कितना कदम उठा पाएगी। बात यह भी होगी कि अयोध्या में योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक की है। 9 नवंबर का क्या खास कनेक्शन है, इस पर करेंगे बात। और रिपोर्टर की डायरी के पन्ने भी होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मध्य प्रदेश में चढ़ा चुनावी पारा। सतना में पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस की लूट हुई बंद, देश का पैसा गरीबों के आ रहा है काम। तो वहीं प्रियंका गांधी ने चित्रकूट में कहा कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज होगा माफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव आयोग में की शिकायत, नामांकन में आपराधिक जानकारी छुपाने के आरोप। टीएमसी की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा एथिक्स कमेटी की जांच पूरी। आज की बैठक में सदस्यता खत्म करने की सिफारिश को मिल सकती है मंजूरी। मशहूर अमेरिकी सिंगर मैरी मेलबर्न ने नीतीश कुमार के महिलाओं पर दिए गए बयान को बताया असभ्य। कहा नीतीश का बयान महिलाओं के मूल्य को देता है चुनौती, जबकि पीएम मोदी हमेशा महिलाओं के सम्मान में खड़े दिखाई देते हैं। आज पहली बार अयोध्या में हुई यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक। अयोध्या से जुड़े कई प्रोजेक्ट पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। मंत्रियों ने हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन। और राजधानी दिल्ली में आज से 18 नवंबर तक सभी स्कूल बंद। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने आज भी बुलाई बैठक। यूपी, पंजाब और मुंबई में भी जहरीले धुंध ने बढ़ाई चिंता। ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे पहला एजेंडा की क्या टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता चली जाएगी। टीएमसी की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा केस पर लोकसभा की एथिक्स कमेटी की आज भी बैठक है, अब से कुछ ही देर बाद 4 बजे के आसपास। कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने 500 पेज की रिपोर्ट तैयार की है, और सूत्रों के मुताबिक महुआ की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश भी कर दी है। तो कमेटी ने लोकसभा सचिवालय से यह भी सिफारिश की है कि इस पूरे मामले में विधि सम्मत, सघन, संस्थागत और समयबद्ध जांच हो। कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी से महंगे तोहफे लेकर संसद में सवाल पूछने का महुआ मोइत्रा पर आरोप है। इस मामले में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी में शिकायत दर्ज करवाई थी। तो अब से कुछ ही देर बाद शाम 4 बजे महुआ मोइत्रा मामले पर लोकसभा की एथिक्स कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें इस सिफारिश को मंजूरी मिल सकती है कि उनकी सदस्यता वापस ले ली जाए। पहले यह बैठक हालांकि 7 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन उसकी तारीख आगे बढ़ाकर 9 नवंबर कर दी गई थी, और आज 9 नवंबर को यह बैठक होने वाली है। हालांकि महुआ मोइत्रा ने मामले में आरोपों से इनकार किया है और उल्टे
आरोप लगा दिया है कि उनकी प्रताड़ना की जा रही है। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सदस्यों पर ही प्रताड़ना का आरोप लगा दिया, जबकि बात तो ये आ रही है सामने कि जब जांच कर रही थी एथिक्स कमेटी तो महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी को सहयोग जांच में नहीं किया। तो भाजपा नेता दुष्यंत गौतम ने महुआ मोइत्रा की निंदा करते हुए कहा कि वो एक सांसद होने के बावजूद मर्यादाओं को पार कर जाती हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध है कि जिसको अपराधों को खत्म करने के लिए चुना जाता है वो खुद अपराध में लिप्त हो जाता है। और पार्लियामेंट्री होने के अलावा लोकतंत्र की हत्या ही नहीं की है उन्होंने। इस प्रकार से मर्यादाएं उनको भी पार करने का वो काम कर रही हैं। लगातार कमेटी के सामने गई थी, वहाँ भी व्यवहार उनका इसी प्रकार का था। मुझे लगता है कि ये टीएमसी की जितनी भी सरकार एमपी एमएलए सभी का रवैया यही है कि लूटो खाओ और आंख दिखाओ। एथिक्स कमेटी के पास भी प्रूफ हैं सारे के सारे। स्पीकर के बाद में जाएगा, स्पीकर साहब अपना अगला कदम उठाएंगे, जो भी जायज़ होगा कानूनन जो बनता होगा सारे उठाए जाएंगे। और आइए सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। क्योंकि एथिक्स कमेटी एक संसदीय समिति है, तो मैं संसदीय परंपराओं के कारण एक संसदीय कमेटी का पूरा का पूरा आदर करूंगा, चाहे उस कमेटी में कोई भी हो। मगर जिस तरीके से सीबीआई के बारे में कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब महुआ मोइत्रा की कंप्लेंट की जा रही है, ये सब है, इसके अंदर क्या सच है क्या झूठ है ये अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा है। कि एजेंसियां भी लगातार जो हैं जो अपोजिशन की तरफ से बोलता है उसके ऊपर जो है कार्रवाई एजेंसियों के द्वारा देखी जाती है। तो आज इस मामले पर जुड़ रहे हैं हमारे दो संवाददाता। इस मुद्दे पर बात करने के लिए दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र और कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी, दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं पहले शैलेंद्र का रुख करता हूं। शैलेंद्र, 4 बजे के आसपास ये बैठक होनी है और सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सिफारिश तो हुई ही है और इस सिफारिश को आज की बैठक में मंजूरी भी मिल जाएगी। क्या कुछ आपको वहां पर खबर लग रही है? क्या कुछ होने वाला है आज की बैठक में? क्या अब कुछ ही देर में, कुछ ही घंटे में महुआ मोइत्रा की सदस्यता जा सकती है? देखिए, सिफारिश इस बात की अंतिम तौर पर की जा सकती है, जो फाइनल रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट जब स्वीकार की जाएगी, भले ही हो सकता है कि उसमें सभी सदस्यों की सहमत न हो, कुछ डिसेंट नोट हो, कुछ विपक्षी दल जो समिति के सदस्य हैं हो सकता है उसमें अपनी असहमति दर्ज कराएं, लेकिन बहुमत के आधार पर ऐसा लगता है कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है जिसमें महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता को बर्खास्त करने की सिफारिश सूत्रों के मुताबिक की गई है और उन पर एक जांच हो, यानी जो एक उन पर आरोप लगे थे गंभीर, और ये माना गया है कि बहुत ये गंभीर किस्म के आरोप है भ्रष्टाचार को लेकर या फिर पार्लियामेंट लॉगिन को साझा करने को लेकर, और उसको लेकर एक समयबद्ध जांच हो, तो यानी ये मामला सरकार को भी कहा जा सकता है कि वो इस पर देखे कि विधि सम्मत क्या कार्रवाई हो सकती है, यानी क्या मुकदमा दर्ज हो सकता है या फिर कोई सक्षम एजेंसी इसकी जांच करे, ये सरकार देखे। तो सिफारिश जरूर आज हो सकती है, इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से ड्राफ्ट रिपोर्ट के को लेकर बातें सामने आई हैं, हम जानते हैं कि ड्राफ्ट रिपोर्ट पहले सदस्यों को दी जाती है और उसके बाद जब आज का जो एजेंडा है लोकसभा एथिक्स कमेटी की बैठक का, उस स्पष्ट तौर पर ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। तो निश्चित तौर पर इसमें ये संभावना दिखती है, चूंकि समिति के सदस्यों की अगर संख्या देखें, दलवार अगर संख्या देखें, तो ऐसा लगता है कि बहुमत के आधार पर ये रिपोर्ट स्वीकार होने वाली है। हालांकि हम सब जानते हैं कि जो संसदीय समितियां होती हैं वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर फैसला करती है और बिना तथ्य के कभी भी संसदीय समिति कोई ऐसी सिफारिश नहीं करती है जो तथ्य के मुताबिक सही न हो। तो निश्चित तौर पर बहुत जांच परख हुई है। हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन लॉयड जो है वो भारत अमेरिका के 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता करने के लिए भारत पहुंच चुके हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनका स्वागत कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया है और उनको पालम तकनीकी क्षेत्र जो हवाई अड्डा है
वहाँ पर तीनों सेनाओं के गार्ड ऑफ ऑनर से भी उनका स्वागत किया जाएगा। तो फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगवानी की है अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन लॉयड की। ये तस्वीरों में जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑस्टिन लॉयड 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता करने के लिए भारत आ चुके हैं। तो लॉयड ऑस्टिन अमेरिकी रक्षा सचिव, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होती है उसमें दोनों देशों की रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। तो अमेरिका के विदेश मंत्री भी भारत पहुंचेंगे, एंथनी ब्लिंकन, और भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दोनों देशों के बीच बेहद अहम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लॉयड ऑस्टिन अमेरिकी रक्षा सचिव की अगवानी करते हुए, ये तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने लॉयड ऑस्टिन का स्वागत किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और भारत अमेरिका के बीच जो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है उसकी सह अध्यक्षता करेंगी। रक्षा सचिव ऑस्टिन, लॉयड ऑस्टिन और अमेरिका के विदेश सचिव एंथनी ब्लिंकन 10 नवंबर को। नंदिता डागर हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं इस खबर के बारे में और ज़्यादा जानकारी के साथ। नंदिता, हम देख रहे हैं कि लॉयड ऑस्टिन पहुंच चुके हैं, तो अमेरिका के विदेश सचिव भी पहुंचने वाले हैं, और इस बार 2+2 की जो ये वार्ता है, मंत्री स्तरीय वार्ता, इसमें क्या कुछ फोकस रह सकता है नंदिता? आप जो आपने सवाल पूछा है बिल्कुल जायज़ है लालचन। अब हम जो आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं वो ये है कि यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी श्री लॉयड ऑस्टिन, उन्हें तीनों सर्विसेज द्वारा ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। अभी 10 मिनट पहले लैंड करे हैं अपनी स्पेशल प्लेन से, उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिसीव किया है। कल इनकी 2+2 डायलॉग होगी, यानी कि हमारे विदेश मंत्री और उनके विदेश मंत्री, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर, और यूएस के विदेश सचिव मिस्टर एंथनी ब्लिंकन, और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी यानी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन। तो इसमें मेन आपने सवाल पूछा कि क्या डिस्कस होने वाला है। ज़्यादातर सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी, जिसमें साइबर सिक्योरिटी और न्यूक्लियर और स्पेस में कोऑपरेशन मुख्य है। आप जानते हैं लालचन की इस साल जून मई में हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए थे, और वहाँ पर उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात की, एक जॉइंट स्टेटमेंट। आप अपने विजुअल्स में देखे जा रहे हैं हमारे द्वारा। जी नंदिता, लड़ाई जो है सप्लाई चेन है, लेकिन सबसे बड़ी बात पैसिफिक रीजन में को जो कंटेन करने की बात है। भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक चाहिए, इसलिए दोनों देश जो है वो क्वाड का भी हिस्सा है, और ये 2+2 डायलॉग जो है उस पर भी फोकस करेगा। अभी आप अपने दृश्यों में देख रहे होंगे, हालांकि पता नहीं शायद कुछ ऑफिसर्स की वजह से ये आपको ढक गए हो, लेकिन लॉयड हैं वो अभी गाड़ी में बैठ रहे हैं। उनको रक्षा मंत्री ने यहाँ पर पालम टेक्निकल एरिया पर दिल्ली में रिसीव किया। उन्हें एक ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, सम्मान जो जनक है।
स्पेशल प्लेन से करीब 10-15 मिनट पहले यूएस के रक्षा सचिव श्री लॉयड ऑस्टिन आए हैं। ये उनका भारत का दूसरा दौरा है इस साल। शायद आपको याद हो लालचंद वो इस बार जून में भी आए थे। तो क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने, चाहे प्रेसिडेंट ओबामा हो या प्रेसिडेंट ट्रंप हो या प्रेसिडेंट जो बाइडेन हो, उनके साथ एक हम यूएस की और इंडिया की जो रणनीतिक साझेदारी है वो ज्यादा से ज्यादा व्यापक और का स्कोप और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद है, डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरधर अरमाने भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री के टॉप ब्रास यहाँ पर पालम टेक्निकल एरिया पर उनको रिसीव करने के लिए आए हुए थे। तो रणनीतिक साझेदारी जिसमें साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर, स्पेस में कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक में यानी कि चाइना के बढ़ते हुए एग्रेशन या उसकी जो मस्कुलर नीतियां हैं उनको कैसे काउंटर किया जाए, ये भी भारत और अमेरिका में होगा। साथ में जो HAL मिलकर शुक्रिया नंदिता, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन पहुंच चुके हैं और उनको तीनों सेनाओं का गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। तो जैसा कि इस सीधे प्रसारण से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि महुआ मोइत्रा मामले पर आज बड़ा फैसला हो सकता है। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र मिश्र भी और प्रसेनजीत बख्शी भी। मैं कोलकाता चलता हूं प्रसेनजीत दा के पास। प्रसेनजीत दा, आपने देखा होगा कि चाहे आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज बोल रहे थे या और भी लोगों को देखें, विपक्षी दलों के नेताओं को खास तौर पर, तो महुआ मोइत्रा को समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। दबी जो मतलब थोड़ी बहुत लोग कह रहे हैं, कुछ नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। टीएमसी ने भी क्या खुलकर महुआ मोइत्रा का इस मामले में साथ नहीं दिया अपनी बदनामी के डर से? प्रसेनजीत दा। बिल्कुल, देखिए लालचंद, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दोनों ही अपनी तरफ से कुछ भी नहीं इसके ऊपर बयान दिए हैं और बार बार जब पूछा गया है तो उन्होंने बताया कि वो अपना लड़ाई खुद लड़ सकती है। ठीक। तो मैं शैलेंद्र काफी सीरियस बात कर रहे थे, करना चाहिए कि आगे जाके आज शाम को एथिक्स कमेटी की जो बैठक है उसमें क्या किया जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा एक कॉमेडी की तरफ आपको ले जाऊं जरूर कि ये जो महुआ मोइत्रा है, माने ये दुर्दशा ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के लिए क्या है, इसके लिए थोड़ा सा कॉमेडी का जरूरत है। क्योंकि ये महुआ मोइत्रा अपने आप को कभी भी अगर कोई कहला जाता है तो ये जेपी मॉर्गन की नाम लेती हैं जी। ये अपने करोड़ों रुपया सैलरी की बात करती हैं जी। ये अंग्रेजी में बात करना पसंद करती हैं। इतना कुछ ये है, मतलब देश के बारे में सोचने वाली एक, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये अदानी को लेकर एक मुहिम उसके बीच में शामिल हो गई थी जी। तो मेरा कहना यह है कि इनको ये मालूम नहीं है, आप और मुझ जैसे छोटे छोटे या शैलेंद्र जैसे पत्रकारों को पता है कि हम अगर प्रसार भारती से निकले तो हमारा जो मेल आईडी है उसी दिन बंद हो जाए। बिल्कुल, हमारा मेल आईडी हमारा पहचान है, हमारा लॉगिन पासवर्ड हमारा पहचान है जी। हम अगर उस लॉगिन आईडी को खुला छोड़ के जाए और वहां पे प्रसेनजीत बख्शी के नाम पर किसी ने लालचंद को गाली दे दे तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। बिल्कुल। तो जेपी मॉर्गन के बारे में मुझे तरस आता है कि इस तरह की एक महिला वहां पे काम करती थी जिनको ये भी मालूम नहीं है, जो सीना फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है कि हाँ मैंने तो मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी को दिए थे, चाहे कोई भी हो। तो मेरा सवाल, ममता बनर्जी के लिए प्रॉब्लम इसी बात की है कि ममता बनर्जी जितना भी हो वो पिछले कई सालों से राजनीति में है, उनको छोटी छोटी बात समझ में है, वो तो इनके लिए ममता बनर्जी, ये महुआ मोइत्रा का साथ देना काफी मुश्किल है। बिल्कुल, काफी मुश्किल है और इसीलिए साथ नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत दा जुड़ने के लिए और शैलेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए इस खबर पर। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आज की खास चर्चा कि क्या जाति और जनसंख्या पर नीतीश कुमार बयान देकर बुरी तरह से फंस गए हैं। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा कि क्या नीतीश कुमार फंस गए हैं बुरी तरह से, जिस तरह उनकी चौतरफा निंदा हो रही है। बिहार में बाहर नीतीश कुमार के महिलाओं को लेकर विवादित बयान ने आधी आबादी के बीच बहस का मुद्दा बना दिया है। राज्य से बाहर भी प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। सदन में जनसंख्या वृद्धि पर अपने विवादित बयान को लेकर सीएम नीतीश ने माफी तो मांग ली, लेकिन महिलाएं सदन के अंदर अमर्यादित बयान को लेकर सदन से ही कार्रवाई चाह रही हैं। लेकिन महिला सम्मान की बहस को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार बिहार असेंबली में ऐतिहासिक आरक्षण संशोधन बिल रख रहे हैं। तो बीजेपी का आरोप है कि लालू यादव के दबाव में नीतीश कुमार ने पहले हड़बड़ी में जाति गणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक की, और अब नीतीश कुमार 32 साल में बिहार की बदतर सामाजिक स्थिति को ढकने के लिए आरक्षण का बहाना बना रहे हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। आरक्षण बढ़ाने के प्रस्तावित बिल में नीतीश सरकार ने 50% की आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 65% करने का ऐलान किया है, और नीतीश का दावा है कि इससे सामाजिक न्याय का संकल्प पूरा होगा। लेकिन सामाजिक आर्थिक सर्वे में 35% गरीब को लेकर, 7% स्नातक और 17% मजदूर को लेकर कोई ठोस योजना नहीं है। साथ ही SC/ST में 43% लोगों की आय तो 6,000 रुपए तक ही सीमित रही, इसका भी समाधान बिल में कहीं नहीं है। तो जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 1/3 आबादी तो प्रतिदिन महज 200 रुपए ही कमाती है, और खास बात यह भी है कि इसमें अगड़ा और पिछड़ा दोनों वर्ग शामिल हैं। तो जाहिर है कि क्लास और कास्ट की बहस में गरीब ही एक बड़ा मुद्दा है, और 75% आरक्षण में इन गरीबों के हिस्से में क्या आएगा, यह बड़ा सवाल है। रोजी रोटी की जुगाड़ में हर साल 52 लाख लोगों को बिहार के बाहर पलायन करना पड़ता है। इस बात पर कहीं कोई बहस नहीं, कहीं कोई चिंता नहीं। लालू नीतीश के सामाजिक न्याय के सरोकार में इन 17% मजदूर के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई, ये भी एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार ने मिशन 2024 के अगुवा बनकर आरक्षण और जाति गणना को अपने लिए तुरुप का पत्ता माना था, लेकिन सदन में जनसंख्या को लेकर नीतीश कुमार के ज्ञान ने बिहार को सचमुच ही बेहद शर्मसार कर दिया है। मशहूर अमेरिकी सिंगर मैरी मेलवन ने नीतीश के बयान को असभ्य बताते हुए कहा है कि अगर मैं भारत की नागरिक होती तो बिहार जाकर चुनाव लड़ती और नीतीश को एक पल भी सीएम नहीं रहने देती। और मैरी मानती है कि नीतीश का बयान महिलाओं के मूल्य को चुनौती देता है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी हमेशा महिलाओं के सम्मान में खड़े दिखाई देते हैं, इसलिए मैं उनकी तारीफ करती हूं। मैरी मेलवन ने कहा, नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सवाल महिला सम्मान का है, सवाल गरीब कल्याण का भी है। अगर नीतीश इस चुनौती पर खड़े नहीं उतरते तो फिर किस बात के सुशासन बाबू। तो अफ्रीकी अमेरिकी गायिका मैरी मेलवन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा में महिलाओं पर दी गई विवादास्पद टिप्पणी की सख्त आलोचना की, और इस टिप्पणी की निंदा करते हुए मैरी मेलवन ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। The Prime Minister stands for women. Today, India faces a defining moment right here in Bihar, where the value of women is being challenged. And I believe there is only one answer to this challenge. After Chief Minister Nitish Kumarji's comments, I believe a courageous woman needs to step up and declare her candidacy to run for Chief Minister of Bihar. If I were a citizen of India, I would move to Bihar and run for Chief Minister. I believe the time is now for Nitish Kumar to resign and for an Esther to arise in Bihar. I believe the BJP should empower a woman to lead in Bihar.
This would be the true sentiment of women empowerment and development in response. तो मैरी मेलबर्न न सिर्फ नीतीश की निंदा कर रही हैं बल्कि ये भी कर रही हैं कि बिहार में महिलाओं के सम्मान के लिए तो बीजेपी को पावर में होना चाहिए। करते हैं आज इसी पर चर्चा और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अनुप्रिया जी, जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनुप्रिया जी। और हमारे साथ हो सकता है कि बीजेपी के प्रवक्ता भी कुछ देर में जुड़ेंगे, तो ज़रूर हम आपका परिचय उनसे करवाएंगे। फिलहाल मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के ज़रिए। विनोद जी, जिस तरह से कि नीतीश कुमार जी की माफ़ी तो उन्होंने मांगी, लेकिन आपने माफ़ी के शब्द पर गौर किया होगा। अगर मेरे बयान से किसी को तकलीफ पहुंची है तो मैं अपने बयान की निंदा करता हूं। सवाल यह है कि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है क्या उसमें भी अगर मगर की गुंजाइश है? और यह भी सवाल कि पहले जाति गणना की रिपोर्ट आई, लेकिन आपको लगता नहीं कि उस रिपोर्ट के बाद जब आर्थिक सामाजिक सर्वे की रिपोर्ट आई तो उसने नीतीश कुमार के दावों की पोल खोल करके रख दी है और वो फिलहाल दो तरफा मुश्किलों में, चाहे जाति की बात हो या फिर जनसंख्या की बात हो, उनके लिए ये कहा जा सकता है कि ये बुरा दौर है उनका क्या, नीतीश जी का? लाल जी, मैं आपके जवाब पे आऊं उससे पहले एक ताज़ा खबर आपको दूं कि बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से जो आरक्षण संशोधन बिल रखा गया था उसको पास कर दिया है। ठीक है। उसमें जेडीयू आरजेडी के सहित महागठबंधन के उनके अपनी इकाई जो है उनके साथ साथ बीजेपी का भी समर्थन है। तो एक तरह से ये जो जाति गणना के साथ साथ चलते चलते हुए जातियों के आरक्षण जो है वहाँ तक का सफर नीतीश कुमार ने अपना पूरा कर लिया है। ये अब ये बहस की बात है कि विधानसभा से चल के विधान परिषद में इसकी बहस होगी और इस बहस की चर्चा के साथ में जब ये बिल पास होगा तो ये राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल के सहमति के बाद, हस्ताक्षर के बाद ये कानून का रूप लेगा जी। लेकिन अगर कानून बन भी जाता है लाल जी, तो सवाल ये है कि आप 50% के आरक्षण देते देते बिहार में कितने लोगों को अभी तक नौकरी दे पाए हैं? ठीक, जितनी कास्ट के हिसाब से देखा है, अगर उसमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो अभी सामने आया है तो आपने उसमें किसी के 1%, किसी के 2%, किसी के 3% में सरकारी नौकरियां लगी हैं। जिस राज्य में पिछले 30-32 साल से एक इंडस्ट्री नहीं आई, एग्रीकल्चर का जो है पूरा का पूरा एग्रो इंडस्ट्री की पूरी तरह से खत्म हो गई। जिस दौर में हम जिस इलाके से आते हैं उसमें दरभंगा महाराज की बात मैं करूं और तारीफ करूं आज के, तो वो कम से कम उनके राज में भी 7-8 चीनी मिले थी, पेपर मिले थी। एग्रो इंडस्ट्री का आप सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी कि कम से कम लाखों लोग वहां काम करते थे। अब सारे लोग पलायन करने पे मजबूर हैं और मजबूर कर गए। बिल्कुल। तो जिसमें आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, एग्रीकल्चर के पर कुछ काम नहीं हुआ, वहां पे आप सिर्फ आरक्षण की बात करके अगर आप सिर्फ सियासत करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप सामाजिक न्याय को ढोंग कर रहे हैं। दूसरी बात कि सबसे इंपॉर्टेंट आज का ये आप देखिए डेवलपमेंट कि राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश में भी ये भाषण में अभी उनका मुद्दा भी आरक्षण ही है, उनका मुद्दा भी जाति गणना ही है। जी जी। जब से ये नीतीश कुमार और महागठबंधन बिहार में इस तरह से जाति गणना को ले आके आए हैं तो ये एक तरह से होड़ मची हुई है कि ये ओबीसी का मसीहा बनके वो कौन उभरे। इसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है और राष्ट्रीय स्तर पे इसकी बहस में अपने को बना लिया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने छत्तीसगढ़ की एक रैली में जब पिछले दिनों 1 महीना लगभग हुआ है, जब उन्होंने ये बात की चर्चा करते हुए कहा कि मेरे लिए इस देश में सबसे बड़ी जाति गरीब है। तो इसका मजाक वो किस तरह से उड़ा रहे हैं कि जो गरीब के बात को जब उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी जाति गरीब है, ये इस बात को बिहार के सर्वे में आप देख सकते हैं कि 34% अगर बिहार में 200 रुपए कमाने वाले हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें भूमिहार भी हैं, उसमें मल्लाह भी है, उसमें कायस्थ भी है, उसमें सवर्ण भी है, उसमें दलित भी है, उसमें यादव भी है, कुर्मी भी है, सारे कास्ट है। तो ये कास्ट और क्लास की जो बहस है उसको मुझे लगता है कि भारत में ये एक तरह से नीतीश कुमार ने सही किया है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में एक लोगों के सामने में आईना दिखाया, दर्पण आ गया। और इस आईना के सामने में अगर आप देखें जाति गणना पे बहस तो अपनी जगह है कि किसका नाम उसमें शामिल हुआ और
इसका नहीं हुआ। लेकिन ये सर्वे ने एक बात जरूर बता दिया है कि आपने अभी तक आरक्षण के नाम पे जो ये सियासत करते रहे हैं, तो वो सिर्फ आपने लोगों को ठगा है। जब तक आप वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, जब तक वहां पे आप बेसिक सुविधा नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कोई इंडस्ट्री लॉ एंड ऑर्डर को पुख्ता नहीं करेंगे, तब तक ना कोई यहाँ इंडस्ट्री जाएगी और न किसी को नौकरी मिलेगी। फिर वो सारे बिहारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उसको लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। लौटता हूं आपके पास, सिद्धार्थ जी जुड़ चुके हैं हमारे पास। सिद्धार्थ यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत सिद्धार्थ जी। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले अनुप्रिया जी, मैरी मेलबर्न कह रही हैं कि अगर मैं भारतीय नागरिक होती तो तुरंत चुनाव लड़ती और नीतीश जी को एक पल भी मुख्यमंत्री नहीं रहने देती। अनुप्रिया जी, आप बताइए कि आप भी एक महिला हैं, आप क्या महसूस करती हैं? क्या मैरी मेलबर्न की भावना के साथ आप अपने आप को एसोसिएट करती हैं कि नहीं करती हैं? बताइए। लाल जी, बहुत आपने जो सवाल पूछा, मेरी मेलबर्न का मैं स्वागत करती हूँ कि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जो मेरी निंदा करते हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। ठीक। आप एक बात राजनीतिक आपने देखा होगा कि अनुप्रिया जी की आवाज हम तक फिलहाल नहीं पहुंच रही है, तो मैं इस बीच में सिद्धार्थ जी के पास चलता हूं। सिद्धार्थ जी, आप तक आवाज आ रही है? तो फिलहाल विनोद जी, मैं आपसे चर्चा को बढ़ाता हूं। जिस तरह से अनुप्रिया जी कह रही हैं कि वो स्वागत करती हैं बयान का, नीतीश कुमार ने भी बयान का स्वागत किया है विनोद जी, लेकिन सवाल यह है कि ये किस तरह की माफी और किस तरह का स्वागत है? मेरी आवाज आ रही है लाल जी? अनुप्रिया जी, हेलो जी, अब आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए अनुप्रिया जी। मैं शुरू से आप सुन पा रहे थे मुझे? हाँ, मैं फिर से पहले बिल्कुल पहले हमने आपकी पूरी बात सुनी, बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, बात पूरी कीजिए। जी, मैं कह रही हूँ कि देखिए, आपने पूरे देश के इतिहास में पहली बार देखा होगा कि किसी भी नेता ने अपनी गलती को स्वीकारा और माफी भी मांगा। उन्होंने यही कहा कि मेरी बातें अगर वैसे ही हैं कि जिनकी भावनाओं को हाथ हुआ है, तो थोड़ा सा अगर मगर बीच में आ गया अनुप्रिया जी, थोड़ा सा बीच में अगर मगर आ गया। मैं बोलूं नहीं, हाँ जी, अगर मगर एक्चुअली में ठीक है। मैं फिर कहती हूँ कि अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे कार्यशैली को देखेंगे और पूरे उनके जो कार्य, उनका जो टर्म रहा है 2005 से आज तक, उन्होंने महिलाओं की शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी के लिए जिस तरह से काम किया है और उसका जो एक परिणाम निकल के आया है बिहार में, आप चाहे शैक्षणिक दर की बात कर ले, चाहे आप रोजगार की बात कर ले, चाहे आप नौकरी की बात कर ले। अभी आपके सहयोगी दल संवाददाता कह रहे थे कि ये आंकड़े आपको निकल के नहीं आए हैं। आज जो आपने जाति गणना की रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं लाल जी, ये 1931 के बाद में आज हुआ है, लेकिन उस समय में जाति जनगणना हुई थी, उस समय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गणना नहीं हुई थी। इसलिए हमारे पास वो डेटा नहीं है कि जिससे आपको बता सकूं कि पहले बिहार की स्थिति क्या थी और बिहार की स्थिति क्या है। ठीक है। 1931 में बिहार जब था, उस समय कई दो राज्य और हमारे साथ में थी, लेकिन जब आप बिहार की अपनी मैं कहती हूँ भौगोलिक और सामाजिक परिवेश को देखेंगे तो दो राज्यों के अलग होने से हम लोग प्राकृतिक जो हम कहते हैं बेनिफिट हमारे पास में होनी चाहिए थी, वो हमारे पास में नहीं है। लेकिन हम सीमित संसाधनों के बावजूद हमने लगातार प्रयास किया है। देखिए, मैं दो बातें यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगी, मतलब दो बातें एक सेकंड में लेना चाहूंगी कि 2006 में बिहार पहला राज्य था जिसने स्वर्णों को, आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण जातियों को 3% आरक्षण की बात की थी। आज ये देश में 10% है। दूसरी बात, बिहार पहला राज्य था जो 35% रिजर्वेशंस महिलाओं को, मैं कहती हूँ किसी जाति को नहीं, हर एक वर्ग की महिलाओं को मिला के 35% रिजर्वेशन किसी भी नौकरी में बिहार में कि आप महिलाओं को आरक्षण दें, क्योंकि महिला ऑलरेडी पिछड़ी है, जिनकी स्थिति जो है पूरे देश में मैं कहती हूँ कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में, घरेलू वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो उनका मंशा यही था कि महिला अगर पढ़ लेगी, उनकी जो भागीदारी है, उनकी भागीदारी जो है वो समाज विकास में होनी चाहिए, बिहार विकास में होनी चाहिए, और कतई माननीय मुख्यमंत्री जी घिरे नहीं है। ये ऐतिहासिक कदम है और आज सबके सहमति से 75% आरक्षण की जो बातें हैं वो सबने स्वीकारा है। लौटता हूं आपके पास, माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके पास मैं लौटूंगा जरूर। आपने जो रिपोर्ट है, जो डेटा है, उसके कलेक्शन की बात कही, लेकिन वो डेटा क्या कहता है,
उस डेटा को कलेक्ट करके आप जो प्रावधान करने जा रहे हैं उसमें आप क्या करने वाले हैं, क्या चिंताओं का समाधान है, इस पर मैं बात करूंगा आपसे। लेकिन पहले सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ जी, अभी जब विनोद जी हमें अपडेट दे रहे थे तो उन्होंने हमें अपडेट दिया कि बिहार विधानसभा ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी उनके साथ रहे। ठीक, अब मुझे जरा ये बताइए कि क्या इस मामले को लेकर के, ये जो आरक्षण बढ़ाने का मामला है, जातिगत जनगणना का मामला है, सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट है, इस पर आपकी पॉलिसी आगे चल करके क्या रहने वाली है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो जो आरक्षण को लेकर के प्रस्ताव आया उसमें हमारे बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि जो पिछड़ों को जो प्रस्ताव, जो बिल आना चाहिए था उसमें और अधिक सरकार को देना चाहिए था। इतना तो दिया, हम तो और अधिक की बात करते हैं, 65 से भी ज्यादा में। बिल्कुल, और इसमें इस बिल में खामियां हैं, उसके बावजूद हम इसका समर्थन करते हैं कि आपने इतना दिया, ये इतना ठीक है। अब जो बात सर्वेक्षण की है वो तो बहुत प्रश्न उठाती है। जिस प्रकार का एक सर्वे किया गया, उन सर्वे के अंदर आज जो बात शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी और हमारा शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि हमारे लिए तो एक ही जाति है, वो है गरीब जाति। गरीबों के लिए सरकार ने क्या किया? आज 7% लोग बिहार प्रदेश में ग्रेजुएट हैं, मात्र 7% लोग वहां पे ग्रेजुएशन तक पहुंच पा रहे। 22% लोग वहां पर मात्र वो हैं जो 5वीं कक्षा तक पढ़ पा रहे हैं। तो ये तो एक हमारे लिए एक बहुत सोचने का विषय है, सरकार के लिए बड़ा सोचने का विषय है। आज 35% लोग अगर ईडब्ल्यूएस के नीचे हैं, अगर वो बीबीएल के नीचे हैं और वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को अपना जीवन व्यापन में भी कठिनाई झेलनी पड़ रही है, तो सरकार को उसकी चिंता भी करनी चाहिए। और पिछड़ों की जहां तक की बात है, मैं मानता हूं कि बिल्कुल उनको और आगे बढ़ करके सरकार को अतिरिक्त मौके देने चाहिए। पर एक प्रश्न इसमें बहुत बड़ा खड़ा होता है सामने, उठा दीजिए, वो ये है कि आरक्षण का लाभ मिलेगा किसको? या तो पढ़ने वालों को शिक्षा क्षेत्र में, या फिर नौकरी वालों को। जिस प्रदेश में शिक्षा का पहले से ही आगे बढ़े हुए हैं, जो पहले से ही समृद्ध हैं, उन्हीं को मिलेगा, ये आप कह रहे हैं? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ लेता है, देश में आरक्षण है कहां? वो या तो शिक्षा क्षेत्र में है, नौकरी के क्षेत्र में, दो जगह पे है। या तो आप एजुकेशन के लिए आप रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हैं, नौकरी के लिए ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। जिस प्रदेश में एजुकेशन का स्तर ये हो कि 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री 5 साल में मिल रही है, नौकरियों का स्तर ये हो कि पूरे प्रदेश को पलायन करना पड़ता हो, वहां पर आप लाभ बढ़ाने के बाद लाभ देंगे किसको? प्रदेश में कोई अपॉर्चुनिटी बची नहीं। आज इस सरकार के अंदर आकर के किस प्रकार का काम उस प्रदेश में हो रहा है, ये पूरी प्रदेश की जनता जानती है। मैं 10 सेकंड का अवसर आपसे और लेता हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो बात मुख्यमंत्री जी ने कल महिलाओं के विषय में कही, एक महिला भी हमारे इस पैनल पे मौजूद है, एक ही प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उस स्टेटमेंट को अपनी मां के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ बैठ करके सुन सकता है तो वो ठीक है, और अन्यथा ये सबको शर्मसार करने वाला है, शर्मसार करने वाला बयान, इसमें कोई शक नहीं। आलोचना हो रही है। बहुत लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। विनोद जी, जिस तरह से देखिए डेटा कलेक्शन की बात होती है, अनुप्रिया जी ने कहा कि भाई 1931 में डेटा कलेक्शन हुआ था, अब जाकर हमने किया था कि कुछ तस्वीर तो सामने आए। लेकिन अब जिस तरह से बात आ रही है कि जो वहाँ की वास्तविक चिंता है, पलायन, मजदूरों का पलायन, गरीबी, इन सब की चिंता का समाधान अगर हो, तब तो ये माना जाए कि ठीक है, डेटा कलेक्शन करना जो है वो कुछ उसका मकसद रहा, अच्छा रहा। लाल जी, मैं तो अनुप्रिया जी से भी एक सवाल मैं भी पूछ लेता हूं, अगर सिद्धार्थ जी ने पूछा है। पहले तो आज जो सदन के नेता जो है नीतीश कुमार जी, वो इतने ऐतिहासिक बिल को, संशोधन बिल को लाते समय में वो कहाँ हैं? आज सदन में मुझे नहीं लगता है कि वो दिखाई दिए हैं। हमने नहीं देखा है, शायद हो सकता है उनकी जानकारी में हो। दूसरी बात जो अभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि आज सिद्धार्थ जी देखिए कि अभी जिस तरह से राहुल गांधी का अभी एक हमने सुना है, अभी एमपी के एक रैली में वो बोल रहे थे, तो वो बता रहे थे कि देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, और ये जाति गणना से ही होगा। तो आप ये देख लिए कि जब वो तर्क देते हैं कि इस देश में एमएलए और एमपी कुछ नहीं होता, मतलब उनका कहना है कि आपके जो जनप्रतिनिधि है, जो चुन के जाते हैं, उनका कोई काम ही है नहीं है। मतलब संसद बेकार है, विधानसभा बेकार है, वहां पे कुछ होता नहीं है। उनका लेना देना है कि ये देश जो चलता है वो 90 ऑफिसर से चलता है। और ये 90 ऑफिसर में अब जब जात ढूंढेंगे
तो आपको 3 मिलेगा ओबीसी से, 1 मिलेगा सेक्रेटरी से में, एक एससी से, 1 मिलेगा एसटी से। तो आप बताइए कि 100 रुपये में कितने रुपये उन लोगों के हिस्से में होते हैं। ये राहुल जी का ज्ञान है जी, कि वो एक देश को संचालन में वो मान लेते हैं कि जितनी आबादी उतना हक में, कि अगर सेक्रेटरी उस कास्ट से नहीं होगा तो फिर उसमें वहां पे उस कास्ट के लिए पैसा नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो ये फिर पीएम मोदी की जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की मजाक के लिए जो ये एक नारा अपना देते हैं, तो बिहार में जाके देखें जी। जो इस बात के लिए अभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे, मैं उसी आंकड़े को रिपीट कर रहा हूं कि जिस बिहार में आप एजुकेशन की हालत देखिए कि पिछले 30-32 साल में अगर एक नए स्कूल नहीं खुले, कॉलेज नहीं खुले, विश्वविद्यालय नहीं बने, तो आपकी आबादी आज 13 करोड़ है और उस 13 करोड़ में आप जाति गिन रहे हैं और उसके बाद आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से वहां के लोगों को अंधकार में रख रहे हैं। क्योंकि जहां 7% अभी तक ग्रेजुएट है जी, उस ग्रेजुएट में आप सोच लीजिए कि अभी वैकेंसी एक पियून के लिए भी जिस तरह से वैकेंसी आती है तो उसकी सबसे ज्यादा ग्रेजुएट की ही होती है। तो बिहार में उसके लायक भी लोग नहीं होंगे। अगर आप मान लीजिए कि 5वीं पास वहां 23% से ज्यादा लोग हैं, तो वो कहां नौकरी पाएंगे जिसके लिए आप 75% आरक्षण दे रहे हैं। तो ये सारी सियासत आप इसलिए कर रहे हैं कि आप मिशन 2024 में नीतीश बाबू को ये लगा था कि हम एक सुशासन बाबू को लेके जाएंगे, चेहरे को लेके जाएंगे, लेकिन उसके बदले में वो दुशासन बनते हुए नजर आ रहे हैं। जाति कार्ड भी साथ में लेकर जाना चाह रहे थे वो। अनुप्रिया जी, आपके ऊपर कई सवाल जब जमा हो गए हैं तो जरूर आप उनका जवाब दीजिए, फिर मैं सिद्धार्थ जी के पास जाऊंगा। देखिए, सिद्धार्थ जी और विनोद जी ने जो सवाल मुझसे पूछी हो, और मैं कहती हूँ कि मेरी मेलबर्न ने भी जिस तरह के सवाल उठाए, देखिए मैं फिर कहती हूँ कि यह पहली बार है देश में जिसने किसी नेता ने पब्लिक के सामने में माफी मांगी अपनी बातों को, लेकिन देश ने कई ऐसी घटना भी देखा है। और तो मेरी मेलबर्न और सिद्धार्थ जी से मैं कहूंगी कि आपकी जो दर्द है और छलक है, मैं फिर कहती हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ अपनी बातों को और हमारे नेता की बातों को, लेकिन जब मणिपुर की घटना जिस समय हुई थी, मुझे लगता है कि इससे बड़ी शर्मसार, इससे ज्यादा शर्मसार हमने कभी नहीं हुआ। और जिस तरह से भाजपा के जो एमपी है, अंतर है विधानसभा के अंदर एक मुख्यमंत्री बयान दे, ठीक है नहीं लाल जी, मैं अपनी बात कहूँ, आप आपने एमपी जो ब्रिजभूषण है उनके भी आपने करतूतों को, उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनके बिहेवियर्स को सभी चैनलों ने दिखाया कि किस तरह से महिलाओं के साथ में उन्होंने दुर्व्यवहार किया, कि पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, जब पत्रकार उनसे मिलने जाती है उनके माइक को फेंक देते हैं। तो देखिए जो नजरिया है महिलाओं के प्रति, और मुझे बहुत दुख होता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी को तो आप ब्रिजभूषण का उदाहरण दे रही हैं इस मामले में। मैं फिर कह रही हूँ, नहीं मैं फिर कह रही हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, हमने अपनी गलतियों को माफी भी मांग करके और जनता के बीच में जनता ने दोनों बातों को समझा, दोनों बातों को देखा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा और उनके बाद माफी मांगा। लेकिन दूसरी बात, यहाँ पे आपके सहयोगी विनोद जी कह रहे थे कि बिहार में नई यूनिवर्सिटीज नहीं खुली है। मैं थोड़ा आपको कहूंगी, आप क्रॉस चेक कर लीजिए, आप बिहार आ जाइए, कई ऐसे, मैं पटना में रहती हूँ जहाँ पे अभी 3 से 4 नए विश्वविद्यालय के पूरे है कहाँ वो विश्वविद्यालय पेपर में? नहीं आप आ जाइए। नहीं सर, आप गलत हैं, आपको मैं बता दें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मैं भी उसी बिहार से खुली थी, मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली। हाँ नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, शायद वो पटना में। विनोद जी अगर पटना में कभी आए तो मैं कहूंगी कि आप चलिए हमारे साथ में, मैं आपको कागज नहीं, अनुप्रिया जी नाम बता दीजिए। दिखा दूं। अच्छा ये सिद्धार्थ जी करें, नाम बता दीजिए यूनिवर्सिटी का। आपको मैं बता रही हूँ, चाणक्य यूनिवर्सिटी में बता रही हूँ, और कई ऐसे यूनिवर्सिटीज है। आप बिहार में यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपने सुना था विनोद जी, आप बिहार से हैं, आपको बताइए कब बना है। अगली बार विनोद जी पटना जाएंगे तो जरूर देखने जाएंगे और मैं उस विश्वविद्यालय में जरूर जाऊंगा। बिल्कुल, मैं चाहूंगी लाल जी एक दिन इस विषय पे हम लोग चर्चा कर ले, करेंगे जरूर करेंगे। मैं लौटता हूँ, आप कोई काउंटर करना चाहते हैं सिद्धार्थ जी जल्दी से? लेकिन सिद्धार्थ जी बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, सिद्धार्थ जी अनुप्रिया जी जब बात कर रही थी तो अनुप्रिया एक बार सुनिए, मैं कुछ कह रहा हूँ, आप उसके बाद मेरी बातों को आपने पूरा करने दिया नहीं, मैं अपनी बातों को 10 सेकंड में पूरा करिए फिर आप बोल दीजिएगा। बोलिए अनुप्रिया जी। देखिए सिद्धार्थ जी, ठीक है, आपने बहुत ही थपथपाई पीट के बिहार भाजपा के जितने भी लोग हैं उन्होंने कहा कि और बढ़ के देना चाहिए था ओबीसी को आरक्षण। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि बिहार अपने आर्थिक जितनी भी बल है उसके हिसाब से कार्य करिए। बिहार की जनता और बिहार की सरकार यह कहती है कि इनकी सरकार ने हमें विशेष का दर्जा दीजिए और ओबीसी के आरक्षण में बदलाव केंद्र की सरकार भी सोचे। देखिए मैं सबसे पहले तो अनुप्रिया जी बात कर, छोटा सा काउंटर जल्दी से।
मैं सबसे पहले अनुप्रिया जी की बात का जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि वो जस्टिफाई नहीं करेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा कहा, पर शायद कुछ राजनीति की मजबूरियां होंगी कि मणिपुर का भी उल्लेख कर गई, ब्रिजभूषण सिंह जी भी उनको याद आ गई। कुछ चीजों में जस्टिफाई, कुछ चीजों में नहीं करना चाहिए ऐसा। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने पहली बार इतिहास में हुआ कि किसी व्यक्ति ने आकर के खुद से माफी मांगी। मैं अब अनुप्रिया जी बोलने का वैसे ना करिए लाल जी, अनुप्रिया जी बोलने का, मैं आऊंगा आपके पास। विनोद जी जल्दी से आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं छोटी? और क्या किसी ने माफी मांगा? मैं लाल जी एक बात कह रहा हूं। अच्छा सिद्धार्थ जी को पहले पूरी करने दीजिए। किसने माफी मांगा? अनुप्रिया जी पहले सिद्धार्थ जी पूरी कर ले। हाँ सिद्धार्थ जी बोलिए जल्दी से। अनुप्रिया जी, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं 2 बार। अनुप्रिया जी बात तो सुनिए, आपने बात बोली, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, बात तो सुनिए। एक एक करके अनुप्रिया जी आपकी बात को उन्होंने सुनी, अब इनको सुन लीजिए। और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के लिए क्या देश में किसी ने माफी मांगी? बहुत संयम से आपकी बात सुनी। ठीक है, बोलिए बोलिए। सिद्धार्थ जी का जवाब सुन लीजिए। अब सिद्धार्थ जी का जवाब सिद्धार्थ जी दे दीजिए जल्दी से जवाब। ऐसा ना बौखलाइए अनुप्रिया जी, मैं जवाब जल्दी से जवाब दीजिए। मैं बस इतनी सी बात कहता हूँ। लाल जी, उन्होंने कहा कि पहली बार इतिहास में हुआ है कि किसी इतने बड़े नेता ने आकर के माफी मांग ली। उन्होंने माफी में आकर के क्या बोला? अगर किसी को मेरी बात से तकलीफ हुई हो तो मैं माफी मांगता हूं। ये अगर मगर का विषय नहीं है, ये शर्मसार करने वाला विषय है, अनकंडीशनल अपॉलजी का छोटी सी टिप्पणी लेनी है। विनोद जी जल्दी से छोटी सी टिप्पणी। लाल जी, मैं सिर्फ अनुप्रिया जी ने जो भी उठाया, अनुप्रिया जी बहुत सीरियस है, प्रवक्ता है, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका। लेकिन सवाल ये है कि वो ये गलत बता रही थी, तो मैं इसलिए मैं टोका कि नीतीश कुमार जी जब ये अपनी ऐतिहासिक बयान में और ऐतिहासिक संशोधन करने जा रहे थे और ये दावा कर रहे थे, तब वो ये भी बता रहे थे कि ये 65% का आरक्षण और इस तरह को इसको कामयाब तब बना पाएंगे जब सेंटर से, केंद्र सरकार से हमें विशेष राज्य का दर्जा के साथ में हमें उसका राजस्व मिलेगा, हमें पैसे की मदद मिलेगी। तो अगर आप केंद्र के भरोसे अगर ये सारे चीज करना चाहते हैं तो माफ कीजिए, फिर आपको इस तरह के फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, एक चीज मैं और जोड़ दूं कि सदन में एक एमएलए का और एक चीफ मिनिस्टर का अपना प्रिविलेज है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, वहां बाहर कंटेम्प्ट नहीं हो सकता है। नहीं तो अभी नीतीश कुमार पे 100 से ज्यादा एफआईआर हो चुके थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। करेंगे कभी और चर्चा, समय की कमी है। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सिद्धार्थ जी आपका भी, अनुप्रिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो करेंगे आज की एक और बड़ी खबर की चर्चा। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। स्वागत है ब्रेक के बाद। एक और बड़ी खबर कि दिल्ली एनसीआर में दम घोंटू हवा के बीच पंजाब में पराली जलाने के मामले में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। एक तरफ दिल्ली एनसीआर में दम घोंटू हवा है, लोगों का सांस लेना मुहाल है, और दूसरी तरफ पंजाब में पराली जलाने के मामले में लगातार बढ़ोतरी। पंजाब में पराली जलाने के मामले में हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार। अभी तक कोई वैसा कदम नहीं उठाया। बगल में हरियाणा ने अच्छा काम किया। अब सुप्रीम कोर्ट के दबाव में भगवंत मान सरकार ने पराली जलाने पर किसानों पर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। इधर दिल्ली तो गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। जहरीली हवा से लोगों को आज भी राहत नहीं मिली। और इतना ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में तो लोगों को दीपावली और छठ तक ऐसे ही प्रदूषण की मार झेलनी पड़ सकती है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह उठता है कि समय रहते ना तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ही कुछ किया और ना ही पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने। और इन सब के बीच बड़ी बड़ी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन कोई ठोस कदम समय रहते नहीं उठाया गया, चाहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या पंजाब की भगवंत मान सरकार। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार हड़बड़ाकर उठा रही है कुछ सतही कदम और कुछ कर रही है कॉस्मेटिक उपाय। और आपने सुने होंगे ऑड इवन की फिर से चर्चा है। तो कभी ऑड इवन की बात, तो कभी स्कूलों में समय से पहले विंटर ब्रेक जैसे कदमों की बात हो रही है। कदम उठाए जा रहे हैं सतही तौर पर, ऊपरी तौर पर। इस बीच दिल्ली में पड़ोसी राज्यों के सीएनजी कैब को भी नहीं आने देने का केजरीवाल सरकार का फैसला है,
कि नहीं आने देंगे बाहर की गाड़ियों को। ऐसे कदमों से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी इससे कोई उल्लेखनीय कामयाबी नहीं मिलने वाली है ऐसे छोटे मोटे कदमों से। सुप्रीम कोर्ट उधर ऑड इवन के असर पर विचार कर रही है कि क्या इसका कोई फायदा होता भी है या नहीं। उसके बाद ही फिर इस पर कोई फैसला हो सकेगा कि इसे लागू करें या नहीं। पहले 13 नवंबर से लागू होना था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय करने के मामले में क्या साल भर केजरीवाल सरकार सोती रहती है। तो सुनते हैं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहले हम दिल्ली में अपने सोर्सेज को कंट्रोल करें। जहां तक अन्य राज्यों में पराली का हो, चाहे वो पटाखों के प्रदूषण का हो, उसको लेकर के जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और हमें उम्मीद है कि कल सभी सरकारें इस पर अपनी कार्ययोजना बनाई होंगी। खासतौर से जो उन्होंने कहा है कि SHO उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और उसको चीफ सेक्रेटरी और DGP उसको मॉनिटर करेंगे। तो मुझे भरोसा है कि उन्होंने सभी राज्यों ने अपनी कार्ययोजना बनाई होगी। तो वहीं पर भाजपा के नेता हरीश खुराना ने पंजाब में पराली जलाने के मामलों पर आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए। अब कल की डेट में 2500 मामले आए पराली जलने के, अकेले 2000 मामले पंजाब से आ रहे हैं और आप कह रहे हो कि हरियाणा मूल कारण है, यूपी मूल कारण है। आपको कारण ही नहीं पता। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अब भी कहा कि पंजाब पराली है, उसको रोकिए। आप पंजाब के मुख्यमंत्री को तलब क्यों नहीं कर रहे कि कृपया करके दिल्ली वाले जो दम घोटू जिंदगी जीने में मजबूर है वो पंजाब की पराली से है। प्रिंस मिश्रा हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। प्रिंस, जिस तरह से आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद थोड़ी सी कुछ करती हुई दिख रही है पंजाब सरकार, और क्या अब तक इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार सोती रही? बगल में हरियाणा ने अच्छा काम किया और पंजाब ने इस मामले में कुछ नहीं किया। देखिए लालचंद जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना टिप्पणी दी, इसके ऊपर फटकार लगाया पंजाब सरकार को, इसके बाद जाके भी इस पे कोई खास असर देखने को पंजाब में तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि कल ही की बात है, कल 2000 से ज्यादा जो मामले हैं पंजाब के अंदर पराली को जलाने के सामने आए हैं, जो कि एक दिन का ही आंकड़ा है। और पंजाब में आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल होता हुआ देखा हुआ कि जहां पे अधिकारी जब किसानों को समझाने के लिए जाते हैं कि भी आप मत जलाइए पराली को, तो उल्टा उन्हीं के हाथों से ही पराली को आग लगाने की घटना जो है सामने देखने को मिलती है। ऐसे में सवाल उठता है पंजाब सरकार पर कि पंजाब सरकार का जो है तरीका काम करने का कैसा है कि अधिकारियों तक की भी लोग नहीं सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमने किसानों से कुछ टाइम पहले हमने बात करने की कोशिश की थी कि आप बताइए कि क्या समस्या आती है। उन्होंने जो कहा है कि पंजाब के अंदर खासकर जब पराली जब बनती है उनकी, जब कटाई हुई जाती है, उसके बाद ज्यादा समय उनके पास बचता नहीं है, क्योंकि उन्होंने पैदा करनी है, उसकी गुड़ाई करनी है, उसमें खाद डालना है, उसको थोड़ा भी लगाना है खेतों को। ऐसे उनके पास समय नहीं है और सरकार का जो प्रोसेस है बहुत धीमा है। मशीन एक रिपोर्ट में मशीन के भी घोटाले निकल गए हैं कि मशीन भी पूरा नहीं कर पाते हैं पंजाब के किसानों को, पराली प्रबंधन का कोई खास इंतजाम नहीं कर पाए हैं। ऐसे में जो पराली को लेकर लोग किसानों को ऑप्शन नहीं बचता है। शुक्रिया प्रिंस जोड़ने के लिए इस खबर पर हमारे साथ। और इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वो चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। सालों से आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली। 1 साल में इस देश के करोड़ों आदिवासियों के लिए सिर्फ 29,000 रुपया खर्च करते थे। कितना खर्च करते थे? जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने इसको 1,29,000 करोड़ का बजट मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के कल्याण का बनाया है। 29,000 से 1,29,000। हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जो उड़ीसा से गरीब आदिवासी क्षेत्र से आती है, उनको आजादी के बाद पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का सम्मान हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और माताओं, भाइयों, बहनों, मैं कहता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो,
हम तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले लोगों को, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को 5500 रुपया प्रति मानक का दर और 4500 रुपये का बोनस देने का काम करेंगे। और ये माताएं बहनें यहां बैठी है ना, उनको मैं बताता हूं, हमारे रमन सिंह जी ने चरण पादुकाएं दी थी। तेंदुपत्ता चुनने वाली बहनों को कांग्रेस ने बंद कर दिया। भाजपा सरकार आते ही फिर से तेंदुपत्ता लेने वाले भाइयों बहनों को चरण पादुका देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार घोटाले की सरकार है। भूपेश बघेल ने शराब में 2000 करोड़ का घोटाला किया, कोयला परिवहन में 540 करोड़ का, मोदी जी चावल भेजते हैं इसमें 5000 करोड़ का। अरे सब छोड़ो, कोयला, चावल, शराब, मैंने मेरे जीवन में गाय के गोबर में घोटाला करने वाला आदमी नहीं देखा। इसने गोठान का भी घोटाला कर दिया। मुझे बताओ, जो गाय का गोबर नहीं छोड़ते हैं वो छत्तीसगढ़ का भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? अभी अभी महादेव सट्टे का घोटाला हुआ, मोदी जी ने चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचा, शिव शक्ति पॉइंट इसका नाम रखा और महादेव का उसका सम्मान किया मोदी जी ने। और इन्होंने सट्टाबाजी की ऐप को महादेव ऐप नाम रखकर 5000 करोड़ का घोटाला करने का काम ये भूपेश कक्का ने करा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, अच्छे से तैयारी कर लेना। भाजपा सरकार बनते ही हर किसान को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपया से खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर खेती, हर मजदूर जिसके पास भूमि नहीं है, इसको 10,000 रुपया सालाना देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसके साथ साथ मैं कहता हूं, इतने सारे घपले घोटाले करे हैं, इनको जांच करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी सारी माताएं बहनें आई हैं, मैं सभी को कहता हूं, अकाउंट खुलाया न हो तो अकाउंट खुला देना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सभी माताओं बहनों के अकाउंट में, शादीशुदा सभी महिलाओं के अकाउंट में साल के 12,000 रुपया डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी अभी ये मातारी वंदन योजना का फॉर्म भराने आ रही है। मैं सभी मातारियों को हाथ जोड़कर कहता हूं, अपना पर्चा भरा देना। एक घर में है तो एक, घर में 2 है तो 2, 3 है तो 3, घर में 3 है तो 36,000 रुपया आपको मिलेगा। और किसान का घर है तो 12,000 रुपया और मिलेगा। मित्रों, ये भारत सीधा प्रसारण आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ के कुनकुरी से, जहां पर कि केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह रैली को संबोधित कर रहे थे। खासतौर पर उन्होंने जो केंद्र सरकार की लाभार्थी योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी दी और कहा कि इसका लाभ आप जरूर उठाइए। तो इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें, हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।